तो यहाँ के की वैल्यू 1 होने के बाद हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब यहाँ पे हम इस B को डिफाइन करते हैं कि B मैग्नेटिक फील्ड है, हम पूरे चैप्टर में अभी तक पढ़ रहे हैं B इज मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं जैसे हमने चैप्टर 12 में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था। तो स्टूडेंट्स अगर इस रिलेशन में करंट हो 1 एम्पेयर, यानी इस कंडक्टर में से 1 एम्पेयर करंट पास कर रहा हो, इसकी लेंथ हो 1 मीटर, तो हमारे पास क्या केस आ जाएगा, करंट 1 एम्पेयर है, लेंथ 1 मीटर है, और हम इस कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दें तो उस केस में हमारे पास थीटा जो है वो 90 हो जाएगा। तो जब इस इक्वेशन में I1 आएगा, L1 आएगा, थीटा 90 आएगा, तो स्टूडेंट्स जब थीटा 90 होगा तो साइन 90 भी 1 आ जाएगा। I पहले ही 1 है, L भी हमने 1 ले लिया, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा F इज इक्वल टू बी। तो इस रिलेशन को यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि अगर एक कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसमें से 1 एम्पेयर करंट पास कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा है, तो उस पर जितनी फोर्स लगेगी उतनी ही हमारे पास B की वैल्यू होगी। तो हम इसे डिफाइन करेंगे, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर whose length is 1 meter and it is placed perpendicular to magnetic field and 1 ampere current is passing through it। तो हमारे पास वो फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल आ जाएगी। इस B के स्टूडेंट्स 3 से 4 नाम है। इस B को हम क्या बोल सकते हैं, इस B को हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हम E को स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। इस B को हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस B को हम एक और नाम दे सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो फिलहाल ये मैंने 3 नाम बोले हैं, एक नाम हम फर्दर आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। B को हम बोलते हैं नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और नंबर 3 मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको डिफाइन करना मैंने आपको बता दिया है। अब स्टूडेंट्स इस रिलेशन को देखें, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारे पास स्केलर है। अब स्टूडेंट कहते हैं सर I की तो डायरेक्शन होती है, करंट की तो डायरेक्शन होती है, तो हम इसे वेक्टर क्यों नहीं मानते, स्केलर क्यों मानते हैं। तो करंट जो है वो डायरेक्शन जरूर रखता है, लेकिन करंट जो है वो वेक्टर एडिशन के लॉज को ओबे नहीं करता। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसको हम डिटेल के साथ कभी डिस्कस करेंगे। तो I जो है उसकी डायरेक्शन तो होती है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता, लिहाजा हम इसको स्केलर ट्रीट करते हैं। तो I स्केलर है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, लिहाजा ये एक वेक्टर है। तीसरा हमारे पास फैक्टर रह गया L। इस L को हम यहाँ पे एज ए वेक्टर ट्रीट करेंगे, और हम कंडक्टर की लेंथ की जो डायरेक्शन है, ये कंडक्टर की लेंथ है, इसकी डायरेक्शन जो है वो हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में लेंगे। यानी फर्ज करें अगर इस कंडक्टर में टुवर्ड्स राइट करंट जा रहा है, तो मैं इसकी लेंथ को टुवर्ड्स राइट कंसीडर करूंगा कि उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है। अगर इसी कंडक्टर में ऊपर को करंट जा रहा है तो मैं इसकी लेंथ की डायरेक्शन ऊपर को लूंगा। अगर इस कंडक्टर में जो करंट है वो इनटू द पेज जा रहा है तो मैं इसकी लेंथ की डायरेक्शन भी इनटू द पेज लूंगा। तो यहां हमारे पास I भी स्केलर है, B एक वेक्टर है, और L को हमने एक वेक्टर बना लिया है। L भी वेक्टर हो गया, B भी एक वेक्टर हो गया, I स्केलर है। तो आपने फर्स्ट ईयर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के साथ साइन थीटा हो तो हम उनको उनके क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है L और दूसरा है B, लिहाजा मैं इसी रिलेशन को कैसे लिखूंगा, I करंट हमारे पास वैसे ही आ जाएगा क्योंकि स्केलर है। L और B दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड है, एक है लेंथ ऑफ कंडक्टर, एक है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की मैग्नीट्यूड ये लिखी है, और साथ में है साइन थीटा। लिहाजा मैं इस वाली चीज को L क्रॉस B लिख सकता हूं। ये मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला यहां पे लगा दिया है। तो ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। इसी फार्मूला को अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट यहां से एक्सपेंड कर दूं, क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला लगा दूं, तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, और साथ में n हैट यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो यहां पे इसको मैं लिखूंगा फोर्स इक्वल होगी I स्केलर वैसे ही लेंथ की मैग्नीट्यूड, B की मैग्नीट्यूड, और साथ में साइन थीटा आ जाएगा, और ये n हैट आ जाएगा। तो यहां हमने ये सीखा था कि थीटा एंगल होता है बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B,
यहां वेक्टर कौन कौन से हैं, एक एल है और एक बी है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं ये थीटा जो है, ये थीटा एंगल होगा बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आप समझ गए होंगे। मुझे ये बताएं, जब यहाँ थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी तो साइन 0 0 हो जाएगा, सारी फोर्स 0 हो जाएगी। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हम कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर दें तो उस पर फोर्स नहीं लगती। लेकिन अगर यही थीटा की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स 90 हो जाए, यानी कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा है, तो हमने सीखा फोर्स मैक्सिमम आती है। और आप देख लें साइन 91 होता है तो फोर्स हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगी। और जब थीटा 90 होगा तो हमारे पास फोर्स क्या आएगी, अगर मैं फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो फोर्स जो है वो 90 पर इक्वल होगी आई एल बी, ये उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। साइन 91 हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आई एल बी बच जाएगी। अब यहां से हम बी के यूनिट की बात करते हैं। जो मैंने आपको कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो है वो टेस्ला है, ऐसा यूनिट। तो यूनिट ऑफ बी की बात करते हैं स्टूडेंट्स। इस रिलेशन से हमने बी को अलहदा कर लिया, बी इधर है तो आई और एल इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे और साइन थीटा भी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास रिलेशन आया बी इक्वल्स फोर्स ये है डिवाइड हो गया आई एल साइन थीटा, आई एल साइन थीटा इधर जाके डिवाइड हो गए। अगर स्टूडेंट्स फोर्स हो न्यूटन में, ऐसा ही यूनिट्स की बात करते हैं, फोर्स हो न्यूटन में, करंट हो एम्पेयर्स में, लेंथ हो मीटर्स में, और कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा हो यानी थीटा 90 हो, तो साइन 91 हो जाएगा, फोर्स आ जाएगी न्यूटन में, करंट आ जाएगा एम्पेयर में, और लेंथ आ जाएगी मीटर में। तो ये एम्पेयर और मीटर ऊपर चले गए तो हमारे पास बी का यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। इसी को स्टूडेंट्स हम टेस्ला भी बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ से बी का यूनिट जो है वो उसे टेस्ला लिखूं तो हम 1 टेस्ला को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो बी जो है वो 1 टेस्ला कब होगा, जब ये न्यूटन के साथ भी 1 आएगा, एम्पेयर के साथ भी 1 आएगा और मीटर के साथ भी 1 आएगा। यानी हमने फोर्स को भी 1 न्यूटन बना देना है, करंट को 1 एम्पेयर बना देना है, और कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर ले लेनी है, और उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख देना है। उस केस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 1 टेस्ला के इक्वल हो जाएगा। तो बी जो है 1 टेस्ला होगा कब, जब फोर्स 1 न्यूटन होगी, करंट जो है वो 1 एम्पेयर होगा, कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर होगी, और कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ा होगा। इस केस में हमारे पास जो है वो बी 1 टेस्ला के इक्वल हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 टेस्ला हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम ये बात करते हैं कि किस तरह से दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनकी इंटरेक्शन से कंडक्टर पर फोर्स लगती है। इस बात को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ रिप्रेजेंटेशंस बता रहा हूँ, तो आप जहन में रखिएगा। अगर मैं नेक्स्ट इस चैप्टर में या कभी भी बोर्ड पर क्रॉस को इस तरह से रिप्रेजेंट करूं तो आपने ये समझ लेना है कि इस एरिया में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इनटू द पेज है। और अगर मैं डॉट इस तरह से लगाऊं तो आप ये समझ जाइएगा कि इस एरिया में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी क्रॉस लगाएंगे तो क्रॉस हमें ये बताएगा कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन है या इनटू द पेज है, और अगर हम डॉट लगाएंगे तो डॉट ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउट ऑफ द पेज है। लेकिन अगर आपको क्रॉस की साइड पर ये सर्कल नजर आए या आपको डॉट की साइड पर सर्कल नजर आए तो स्टूडेंट्स ये दोनों साइन जो हैं ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताएंगे। अगर क्रॉस के गिर्द सर्कल लगा हुआ है तो इसका मतलब होगा करंट इनटू द पेज है, और अगर डॉट की साइड पर सर्कल लगा हुआ है तो इसका मतलब होगा करंट आउट ऑफ द पेज है। यानी कि हमारे पास अगर ये कंडक्टर है, इसमें करंट इधर को आ रहा है, तो इसमें से जो करंट आउट ऑफ द पेज आ रहा है उसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और अगर इसी कंडक्टर में
इधर को करंट जा रहा है तो मैं करंट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो 4 रिप्रेजेंटेशन हो गई। अगर सिर्फ क्रॉस है तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, अगर क्रॉस की साइड पर सर्कल है तो करंट इनटू द पेज है। इसी तरह अगर सिर्फ डॉट है तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर है या आउट ऑफ द प्लेन है, और अगर डॉट की साइड पर सर्कल है तो वो बताएगा कि करंट जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड्स की इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो फर्ज करें हमारे पास एक कंडक्टर है जो ये पड़ा है नॉर्थ और साउथ के दरमियान, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, और इसमें करंट जो है वो आउट ऑफ द पेज आ रहा है, यानी इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो आउट ऑफ द पेज मैंने अभी आपको बताया इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं इसके सेंटर पर जो है वो ये साइन बना देता हूं। तो इसका मतलब है यहां पर एक ऐसा कंडक्टर मौजूद है जिसमें करंट जो है वो आउट ऑफ द पेज आ रहा है। अब एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा जिसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। उसको मैं रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा, और नीचे भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये होगी, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। अब यहां पर एक कंडक्टर पड़ा है जिसमें से करंट आउट ऑफ द पेज है, और हमने लास्ट टॉपिक में सीखा था कि जब किसी स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट पास करे तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर होता है, और उसकी डायरेक्शन हम निकालते थे कैसे, राइट हैंड रूल यूज करके। मैंने आपको बताया था हम थंब करेंगे करंट की डायरेक्शन में, यहाँ करंट आउट ऑफ द पेज है तो थंब बाहर की तरफ, हमारी फिंगर्स जिधर को घूमेंगी वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अगर ये कंडक्टर है इसमें करंट ये बाहर को आ रहा है तो कंडक्टर की ऊपर वाली साइड पे देखें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है, और जब मैं अपनी उंगलियां घुमा के इधर को ले जाऊंगा तो कंडक्टर की नीचे वाली साइड पे हमारे पास जो फिंगर्स हैं उनकी डायरेक्शन इधर को होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि सर्कुलर है उसकी डायरेक्शन ऊपर वाली साइड पे हमारे पास ऐसे होगी, यानी इस वाली साइड पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और नीचे वाली साइड पे हमारी फिंगर जो हैं वो इधर को होंगी, यानी इधर हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स कंडक्टर है ये, इस कंडक्टर की एक है अपर साइड एक है लोअर साइड। अपर साइड पे देखें जरा, रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड और ब्लैक वाला मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। हमने सीखा था कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकते हैं। अगर तो दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है तो कैंसिल करके 0 वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अगर किसी एक की मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा लेकिन वैल्यू उसकी रिड्यूस हो जाएगी। फर्ज करें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला का है और कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी 10 टेस्ला का है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, 0 वैल्यू आ जाएगी अपर साइड पे। और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला का है और कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला का है तो फिर स्टूडेंट्स वैल्यू 0 नहीं आएगी बल्कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। तो कंडक्टर की ऊपर वाली साइड पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, लिहाजा वो कैंसल आउट करेंगे। तो जब कैंसल आउट करेंगे अपर साइड पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैंसल करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम नीचे वाली साइड की बात करें तो कंडक्टर की नीचे वाली साइड पे रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड और ब्लैक वाला मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो वो एड अप हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कंडक्टर की लोअर साइड पे जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड हैं वो एड अप हो जाएंगे, और एड अप होने से नीचे वाली साइड पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऊपर वाली साइड पे मैग्नेटिक फील्ड है वीक। अब क्या होगा, इस कंडक्टर की नीचे वाली साइड पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर वाली साइड पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग से वीक एरिया की तरफ इस कंडक्टर पर फोर्स लगेगी और ये कंडक्टर इधर से ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि इस कंडक्टर पर जिसमें करंट आउट ऑफ द पेज है इस डायरेक्शन में यानी ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो इस केस में हमारे पास जो फोर्स आ रही है वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो फोर्स हमारे पास आ गई अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर इसी कंडक्टर में स्टूडेंट्स करंट जो है वो
इन टू द पेज हो, तो मैंने अभी आपको बताया इन टू द पेज करंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं इसी सर्कल के अंदर जो है वो क्रॉस लगा सकता हूं। अब क्या होगा, अब इस कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाता है। अब करंट है इन टू द पेज। अब स्टूडेंट्स कंडक्टर में से करंट इन टू द पेज जा रहा है, थंब किया हमने उधर को, तो जरा कंडक्टर की ऊपर वाली साइड पे देखें, हमारे पास फिंगर जो है वो टुवर्ड्स राइट है, यानी ऊपर वाली साइड पे। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टुवर्ड्स राइट हो जाएगा, तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये आ गया है जो कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस हुआ है कंडक्टर की अपर साइड पे। लेकिन अगर मैं लोअर साइड की बात करूं तो ये देखिए मेरी फिंगर्स कंडक्टर की लोअर साइड पे टुवर्ड्स लेफ्ट हैं, यानी कंडक्टर के नीचे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है, लिहाजा मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको इधर को रिप्रेजेंट करूंगा। तो स्टूडेंट्स करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई, और आप देखें ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है और नीचे भी, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी वही है। अब अगर हम बात करें तो ऊपर वाली साइड पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड हैं सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में हो तो मैंने आपको बताया वो होते हैं एडअप। तो जब एडअप होंगे तो हमारे पास ऊपर वाली साइड पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, नीचे वाली साइड पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड अब ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लिहाजा नीचे वाली साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसल आउट करेंगे और नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगा। यानी नीचे अब वीक मैग्नेटिक फील्ड है और ऊपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने आपको बताया कंडक्टर जो यहां पड़ा है वो स्ट्रॉन्ग से वीक एरिया की तरफ मूव करेगा, तो अब ऊपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे वीक मैग्नेटिक फील्ड है, लिहाजा अब कंडक्टर पर ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। हम ये कह सकते हैं कि ये वाला कंडक्टर जिसमें करंट इनटू द पेज आ रहा है उस पर फोर्स नीचे की डायरेक्शन में होगी। तो यहां से ये साबित हुआ कि अगर हम कंडक्टर में से पास करने वाले करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो उस पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। इसी तरह अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो फिर भी उस पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। बात करते हैं कि हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल से फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे इस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो L क्रॉस B से मिलेगी, और आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में क्रॉस प्रोडक्ट में ये पढ़ा था कि हम राइट हैंड को रखेंगे फर्स्ट वेक्टर पर और फिंगर्स को ले जाएंगे सेकंड वेक्टर की तरफ, और जो हमारा थंब होगा वो हमें दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से जो नया वेक्टर आना है उसकी डायरेक्शन बता देगा। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है कंडक्टर की लेंथ और सेकंड वेक्टर हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। और मैंने आपको इस टॉपिक में बताया है कि कंडक्टर की लेंथ हम उधर को लेंगे जिधर को करंट जा रहा है, लिहाजा इस केस में जब कंडक्टर में करंट आउट ऑफ द पेज आ रहा है तो स्टूडेंट्स ये मैंने अपना राइट हैंड रखा फर्स्ट वेक्टर पर यानी L की डायरेक्शन में, फिंगर्स को मैं ले जाऊंगा सेकंड वेक्टर की तरफ यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B की तरफ, और वो टुवर्ड्स राइट है। तो ये मैंने फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ अपना राइट हैंड जो है उसकी फिंगर्स को कर्ल किया यानी क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगाया, और मेरा थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस केस में हमारे पास जो है वो L क्रॉस B से आने वाले वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और हमने यही अभी रिप्रेजेंट किया था कि जब इस कंडक्टर में करंट आउट ऑफ द पेज होगा तो इस पर फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी। तो इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट का रूल यूज करके कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं।